Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC, civil services and other state pieces examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is Russia's geopolitical pivot to Asia, a new India chapter. In this article we will discuss about inclination of Russia towards China. The second issue is Supreme Court wraps air quality panel over pollution in capital. In this article, we will discuss about various regions of pollution in Delhi. The third issue is related to BRICS, and the fourth issue is long-range rockets, futuristic ammunition on army wish list. So let's discuss all the issues in detail. Russia's geopolitical pivot to Asia, a new India chapter. What is issue? The Russian invasion of Ukraine in 2022 has brought about a major shift in the world order. 2022 में जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, वर्ल्ड ऑर्डर में मेजर शिफ्ट देखने को मिले हैं. नॉट ओनली डिड इट ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रोंगर ट्रांस एटलांटिक अलाइनमेंट विद रसिया, बट इट हैज ऑल्सो पुल्ड रसिया क्लोजर टू चाइना. इस वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि रसिया जहां यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, उसका इंक्लिनेशन अब चाइना की तरफ हो गया है. द डीपनिंग साइनो रशियन रिलेशनशिप हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया एज वेल, बिकॉज रसिया का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ हुआ है और इंडिया के अंदर ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुका है. बिकॉज इंडिया के जो रिलेशंस पहले रसिया के साथ थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्टेड हो सकते हैं. द कंसर्न इज दैट इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर नाउ पॉसिबली शेयर इट्स एन indispensable friendship with India's primary opposition country China, which has instigated debate around the reliability of Russia as a security partner. Because रसिया हमारा एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर हुआ करता था, बट उसका इंक्लिनेशन जब चाइना की तरफ इंक्रीज हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक कंसर्न का सब्जेक्ट है. बिकॉज चाइना इंडिया का एक ओपोजिशन कंट्री है. हैज रसिया बिकम अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना? क्या रसिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन चुका है? रसिया एंड चाइना हैव अ जॉइंट ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लीड बाय यूएस. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यूएस के द्वारा लीड किया जा रहा है और इन दोनों का रसिया कहीं ना कहीं ओपोज करता रहा है. और साथ में चाइना भी जो वर्ल्ड ऑर्डर प्रेजेंट में बना हुआ है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना भी इसका ओपोज करता है. बिकॉज ये दोनों ऑर्डर यूएस के द्वारा लीड किए जा रहे हैं. बोथ कंट्रीज ट्राई टू प्रमोट डी डॉलराइजेशन एंड अल्टरनेटिव पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम. रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, और दोनों कंट्रीज अल्टरनेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर. रसिया एंड चाइना बोथ सेटल्ड मोर देन 90% ऑफ दियर बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज इन 2023. लास्ट ईयर रसिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने अपना 90% ट्रेड लोकल करेंसीज में किया था. रसिया आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्टर्न dominated global financial system due to ongoing war against Ukraine makes China as an alternative. This essentially leaves Russia at the China's mercy and completely dependent on China. Because Russia रसिया को वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आइसोलेट कर दिया है और एक ऑप्शन के तौर पर रसिया को चाइना मिल जाता है. चाइना के साथ इसका जो ट्रेड है लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और प्रेजेंट में रसिया चाइना की मर्सी पर कम्प्लीटली डिपेंड है. बोथ कंट्रीज आर अगेंस्ट द यूएस लीड फाइनेंशियल ऑर्डर. वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल ऑर्डर जो लीड किया जा रहा है वो यूएस के द्वारा किया जा रहा है और इस फाइनेंशियल ऑर्डर के दोनों कंट्रीज इट मीन्स चाइना और रसिया अगेंस्ट हैं. Russia and China both countries have a shared grievance against the dual hegemony of dollar and the SWIFT messaging system central to the current global financial system. वर्ल्ड के अंदर जो करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है
उसके टू सेंट्रल पॉइंट्स हैं, ड्यूअल हेजिमोनी ऑफ डॉलर एंड स्विफ्ट मैजिंग सिस्टम। और इन दोनों का ही ओपोज चाइना और रसिया करते रहे हैं। दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि जो डॉलराइजेशन है वर्ल्ड के अंदर उसको डी डॉलराइज किया जाए, और साथ में एक अल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। बहुत है परपेचुअल टेंशन विद द यूएस लीड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इन वेस्ट, बिकॉज वेस्ट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो रसिया के द्वारा लीड किया जाता है, और दोनों ही कंट्रीज का रसिया के द्वारा जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर लीड किया जाता है उससे कहीं ना कहीं ओपोज रखते हैं, उसका विरोध करते हैं। फॉलोइंग रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022, यूएस एंड इट्स एलिज फ्रोज क्लोज टू $300 बिलियन ऑफ रसियाज फॉरेक्स रिजर्व हेड ओवरसीज। 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर जो इन्वेजन किया था इसके ओपोज में यूएस एंड इसके एलिज कंट्रीज ने रसिया की अबाउट $300 बिलियन की जो इसकी फॉरेक्स रिजर्व था उसको इन्होंने फ्रीज कर दिया है। हाउ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन रसिया एंड चाइना ग्रो इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर में रसिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड किस तरह से ग्रो हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन, चाइना रशिया ट्रेड appears symmetric over the years. In 2023, while export to China made up for around 30.4% of Russia's total export, Russia accounted for only 3% of China's total export. रसिया और चाइना के बीच में लास्ट कुछ ईयर्स का जो ट्रेड रहा है वो सिमेट्रिक रहा है। लास्ट ईयर 2023 में रसिया के ओवरऑल इंपोर्ट का 30.4% एक्सपोर्ट है, 30.4% एक्सपोर्ट रसिया ने चाइना के साथ किया था। रसिया अकाउंटेड फॉर ओनली 3% ऑफ चाइना टोटल एक्सपोर्ट, जबकि रसिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड को होता है उसका 3% एक्सपोर्ट चाइना का रसिया के लिए किया गया था। इट मीन्स रसिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट का 30.4% एक्सपोर्ट चाइना के लिए किया गया था, और चाइना के ओवरऑल एक्सपोर्ट का 3% एक्सपोर्ट रसिया के लिए किया गया था। while import from China accounted for 36% of Russia's total import in 2023, it means last year, रसिया जितना इंपोर्ट करता है ओवरऑल इंपोर्ट का 36% इंपोर्ट रसिया ने चाइना से किया था, जबकि चाइना ने ओवरऑल इंपोर्ट का ओनली -5% इंपोर्ट रसिया से किया है। इट मीन्स रसिया इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि चाइना कम क्वांटिटी में, अगर रसिया के साथ कंपेयर किया जाए तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कम क्वांटिटी में रसिया के साथ कर रहा है। Secondly, more than 70% of Russia's export to China were energy fossil fuel in 2022. In contrast, China's export to Russia were relatively more diversified. रसिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो 2022 में चाइना के लिए किया गया था उसका 70% जो रोल था वो एनर्जी सेक्टर का था। 70% एनर्जी सप्लाई की गई थी ओवरऑल एक्सपोर्ट का, जबकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है रसिया के लिए वो मोर डाइवर्सिफाइड है। दिस मेक रसियाज एक्सपोर्ट टू चाइना प्रोन टू शॉक एंड अनसर्टेनिटी। इससे शो होता है कि रसिया का जो इंपोर्ट चाइना के लिए लार्ज क्वांटिटी में किया जा रहा है ये इन दोनों के रिलेशंस की अनसर्टेनिटीज और शॉक्स को शो करता है। Thirdly, not only are Russia's export to China dominated by energy, but a majority of Russia's global energy export are also concentrated in China. रसिया की तरफ से ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी एक्सपोर्ट किया जाता है लास्ट कुछ ईयर्स में वो चाइना सेंटर्ड हो चुका है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एनर्जी का रसिया चाइना के लिए कर रहा है, और चाइना का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है रसिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो चाइना के लिए है उसमें 70% रोल एनर्जी का है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द रेवेन्यू फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड बिटवीन 30 to 50% ऑफ रसियाज एनुअल फेडरल बजट इन द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स से कंटिन्यू रसिया का जो एनुअल फेडरल बजट रहा है उसका 30 to 50% जो रोल रहा है रेवेन्यू के लिए वो एनर्जी सेक्टर का रहा है। इट मीन्स एवरी ईयर जो बजट एलोकेट किया जाता है रसिया की इकोनॉमी के लिए
उस बजट का 30 to 50% रेवेन्यू जो आता है वो एनर्जी सेक्टर से आता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ द रशियाज जीडीपी, दैट इज वाई चाइनाज इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन चाइना नाउ। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात की जाए रसिया के अंदर, तो रसिया की ओवरऑल जीडीपी का 20% जो रोल है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। और यही वजह है कि रसिया चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुका है, बिकॉज रसिया के जो प्रीवियस एक्सपोर्ट पार्टनर हुआ करते थे उन्होंने अपने अपने कंट्रीज में एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट या अदर कंपोनेंट का इंपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया है। फोर्थ, रसिया बिकम completely डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रायोरिटी गुड्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स which are critical to producing machine tools necessary for arms manufacturing during ongoing war with Ukraine। रसिया प्रेजेंट में कंप्लीटली चाइना डिपेंडेंट हो चुका है, और जितना भी हाई प्रायोरिटी गुड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग वेपनरी लाइक मिसाइल्स, ड्रोन एंड टैंक्स से रिलेटेड हैं, उनके इंपोर्ट के लिए रसिया कम्प्लीटली चाइना पर डिपेंड हो चुका है। बिकॉज वेपनरी टूल्स जो होते हैं इनका यूज मशीन बनाने के लिए, स्पेशली जो अटैक से रिलेटेड मशीन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और रसिया को मिसाइल्स, ड्रोन एंड टैंक्स की इसलिए नीड थी बिकॉज रसिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है कंटिन्यू अभी भी, उसके लिए इसका जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और उसको कंप्लीट करने के लिए रसिया चाइना की तरफ इंक्लाइंड हुआ है। Fifth, due to Western sanctions, Russia's supply to its traditional partners have dried up. At this time, China has stepped up to help its friend. Because Western countries ने रसिया की सप्लाई, जो ट्रेडिशनल पार्टनर हुआ करते थे इसके सप्लाई के लिए, उस पर सैंक्शंस इसने इम्पोज किए हैं, और चाइना ने एक फ्रेंड के तौर पर इसकी हेल्प की है। Compared to 2021, when high priority goods from China accounted for 32% of Russia's import needs, China's share soared to 89% in 2023। 2021 में रसिया का जो टोटल हाई प्रायोरिटी गुड्स का जो नीड हुआ करता था, चाइना के साथ 30%, उस 32% इसका रोल था। इट मीन्स हाई प्रायोरिटी गुड्स का जो इम्पोर्ट रसिया किया करता था उसका 32% वो चाइना से इंपोर्ट किया करता था। 2023 में हाई प्राइस गुड्स का 89% इंपोर्ट रसिया अब चाइना से करता है। एडिशनली चाइना शेयर इन रसिया इंपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल मशीन टूल हैज इंक्रीज फ्रॉम 28% इन 2021 टू 59% इन 2022। क्रिटिकल मशीन्स टूल की अगर बात की जाए तो अपना ओवरऑल नीड का 28% इंपोर्ट रसिया चाइना से करता था, वहीं 2022 में ये इंपोर्ट 59% तक इंक्रीज हो जाता है। इन 2023 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ रसियाज रिक्वायरमेंट वर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। लास्ट ईयर 2023 में रसिया की जो ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली हाई प्रायोरिटी गुड्स से रिलेटेड या क्रिटिकल मशीन टूल से रिलेटेड, ये सारा रिक्वायरमेंट चाइना से इसने सोर्स किया था। सिक्स्थ, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स चाइना हैज कम्प्लीटली dethroned the European Union as Russia's primary trade partner। रसिया यूक्रेन वॉर से पहले रसिया का प्राइमरी ट्रेड पार्टनर यूरोपियन यूनियन हुआ करता था, बट अब चाइना हो चुका है। चाइना ने यूरोपियन यूनियन को एज अ रसिया ट्रेड पार्टनर डिथ्रोन कर दिया है। चाइना हैज एब्जॉर्ब्ड मेजॉरिटी ऑफ रसियाज लॉसेज इमनेटिंग फ्रॉम रिड्यूस ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन। रसिया का अब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड नहीं होता है, इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था, बट इस लॉस को चाइना ने एब्जॉर्ब कर लिया है। दिस हैज मेड रसियाज ट्रेड फिगर लार्जली स्टेबल डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्ट। बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी इम्पोज किए हैं, इसकी वजह से भी रसिया को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ सकता था, बट चाइना ने इसको कहीं ना कहीं स्टेबल रखा है। टू सम अप, चाइना हैज इमर्ज्ड एज रसियाज मोस्ट इंडिस्पेंसेबल पार्टनर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ ईयर्स में चाइना रसिया का मोस्ट इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बन चुका है। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया?
जिस तरह से रसिया का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ हुआ है, इंडिया के लिए इसका क्या मीन हो सकता है? डिस्पाइट ऑल द गुडविल दैट एग्जिस्ट इन द इंडिया रशियन रिलेशनशिप, रशिया जियोपॉलिटिकल गोल्स अलाइन मोर क्लोजली विद बीजिंग्स देन न्यू दिल्ली। इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप में प्रेजेंट में कितना भी गुडविल हो आज की डेट में, बट रसिया का जियो पॉलिटिकल गोल अब बीजिंग की तरफ हो चुका है, न्यू दिल्ली की तरफ कम हुआ है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया कॉन्स्टिट्यूट ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिंग चाइना रसिया ट्रेड। चाइना रसिया ट्रेड जो प्रेजेंट में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, उससे अगर कंपेयर किया जाए इंडिया और रसिया के ट्रेड का, तो इंडिया और रसिया का ट्रेड बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है। द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन चाइना एंड रसिया इज टू डीप and the asymmetry in their economic ties is too wide. If Russia is given two options, New Delhi versus Beijing, Russia will choose Beijing. चाइना और रसिया के बीच में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इतना डीप हो चुका है कि अगर रसिया को टू ऑप्शंस न्यू दिल्ली वर्सेस बीजिंग अगर दिया जाए तो रसिया बीजिंग को ही चूज करेगा। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रसिया एंड चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टू ईच अदर। द upper फर्स्ट अपर राइट चार्ट शो रसिया एक्सपोर्ट। रसिया का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के साथ 2013 में कितना था, 2023 में कितना था, इससे रिलेटेड ये ग्राफ है। हम देख सकते हैं कि रसिया का एक्सपोर्ट 2013 में जहां पर 39.7 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, वहीं 2023 यानी 10 ईयर्स के बाद ये जो एक्सपोर्ट है वो 129 बिलियन डॉलर का हो चुका है। रसिया के इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो रसिया का इंपोर्ट चाइना के साथ जहां पर 49.6 बिलियन डॉलर का था 2013 में, वहीं 2023 में ये इंपोर्ट 111 बिलियन करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड चाइना लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि चाइना का ट्रेड रसिया के साथ किस तरह से इंक्रीज हुआ है। 2014 में जहां पर एक्सपोर्ट 53.7 बिलियन डॉलर का था, इंपोर्ट 41.6 बिलियन डॉलर का था। चाइना का ट्रेड रसिया के साथ 111.0 बिलियन डॉलर का हो चुका। एंड बात अगर इंपोर्ट की जाए, चाइना का इंपोर्ट जो रसिया से हो रहा है वो 129.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इट मीन्स चाइना अभी भी इंपोर्ट रसिया से बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट, चाइना का इंपोर्ट बास्केट क्या है, और राइट साइड में हम देख सकते हैं कि रसिया लार्जेस्ट एनर्जी बायर कंट्री कौन कौन सा है। प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि रसिया का कोयल बायर करने वाला सबसे बड़ा कंट्री चाइना ही है। क्रूड ऑयल बायर करने वाला सबसे बड़ा कंट्री चाइना है। सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर पॉल्यूशन इन कैपिटल। Why in news? The Supreme Court questioned the effectiveness of the Commission for Air Quality Management's intervention to curb pollution, saying that its directions only have a temporary impact on violators. Supreme Court of India ने yesterday Commission for Air Quality Management पर क्वेश्चनिंग किया है, बिकॉज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंटरवेंशंस किए गए थे वो टेम्परेरी या नॉन इफेक्टिव रहे हैं। वायलेटर्स पर किसी भी टाइप का एक्शन नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लाइक पॉल्यूशन योर डायरेक्शंस आर इन द एयर। पॉल्यूशन की तरह आपकी जो डायरेक्शंस हैं पॉल्यूशन को कर्व करने से रिलेटेड वो भी एयर में उड़ रहे हैं। इट मीन्स उनका वायलेटर्स पर किसी भी टाइप का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। What is air pollution? The presence of solid, liquid, gases, noise, and radioactive radiation in the atmosphere, whose concentration is harmful to humans, living organisms, property, or environment process, is called air pollution. एयर पोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर के अंडर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन बढ़ जाता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है।
These substances are known as pollutants, can be either natural or human made, and can originate from various sources such as industrial process, vehicle emissions, agriculture activities, and natural events like wildfires and volcanic eruptions. पॉल्यूशन के अंदर जितने भी हार्मफुल कंटेंट होते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट बोला जाता है, और ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो नेचुरली या ह्यूमन मेड तरीके से ओरिजिनेट हो सकते हैं। मेनली इनका जो ओरिजिन होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो सकता है, व्हीकल एमिशन से हो सकता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, कुछ नेचुरल इवेंट्स लाइक विल्ड फायर की वजह से, वॉल्केनिक इरुप्शंस की वजह से भी पॉल्यूटेंट्स का यहाँ पर जनरेशन हो सकता है। In 2023, India stood as the third most polluted nation globally. 2023 यानी लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 3 पॉल्यूटेड कंट्री थी उसमें थर्ड नंबर इंडिया का था। इंडिया अलोन अकाउंटेड फॉर 2.1 मिलियन ऑफ डेथ एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। एवरी ईयर इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से 21 लाख, इट मीन 2.1 मिलियन पीपल का डेथ होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट एयर पोल्यूशन किल्स 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन, इट मीन्स 70 लाख पीपल का डेथ होता है, जबकि इंडिया के अंदर इसमें से 21 लाख पीपल का डेथ होता है। रीजन्स बिहाइंड राइजिंग पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल राइज होने की क्या क्या रीजन्स हैं। नंबर 1, स्टेबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर स्टेबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। विंड डायरेक्शन भी इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर इमिशंस होता है। पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म्स, फायर क्रैकर्स एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग एंड ड्राई एंड स्टिल एयर। ये 4-5 रीजन्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को रेज करते हैं, स्पेशली विंटर सीजन के अंदर। नंबर 1, स्टेबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा। इन पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स बर्न क्रॉप रेसिड्यू टू क्लियर देयर फील्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। हरियाणा एंड पंजाब के अंदर फार्मर्स नेक्स्ट सेशन के लिए क्रॉपिंग करने के लिए जो फील्ड के अंदर रेसिड्यू होता है उसको बर्निंग कर देते हैं। दिस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर पीएम दैट गेट्स कैरिड बाय विंड टू दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होते हैं। एयर के साथ ये स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। In 2021, stable burning's contribution to Delhi's pollution was 25% according to सफर। सफ़र के अकॉर्डिंग ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रिलेटेड टू पॉल्यूशन। सफ़र के अकॉर्डिंग 2021 में दिल्ली के ओवरऑल पॉल्यूशन में स्टेबल बर्निंग का जो रोल था वो 25% था। दिस स्टेबल बर्निंग एमिट्स टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हार्मफुल गैसेज लाइक मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेबल बर्निंग जिस टाइम पर फील्ड के अंदर फार्मर्स के द्वारा किया जाता है उस टाइम पर उस बर्निंग प्रोसेस में कुछ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। स्पेशली मीथेन इसमें जनरेट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होते हैं, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे जनरेट होते हैं। नंबर 2, विंड डायरेक्शन। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स विंड डायरेक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिल्लीज एयर पोल्यूशन। विंटर सीजन में दिल्ली के एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में विंड डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन दिल्ली इज नॉर्थ वेस्टर्ली पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून जो वेस्टर्ली पोस्ट मानसून विंड्स होती हैं, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ से मानसून के बाद जो विंड्स आती हैं दिल्ली के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में। दीज विंड्स ब्रिंग डस्ट एंड स्मोक टू द सिटी व्हेन स्टेबल इज बर्निंग इन हरियाणा एंड पंजाब। बिकॉज नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा एंड पंजाब एरियाज आते हैं और उस डायरेक्शन में जो स्टेबल बर्निंग होता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो एयर आ रही होती है वो पंजाब एंड हरियाणा होते हुए बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स को लेकर दिल्ली की तरफ आती है। एज पर स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी 72% ऑफ दिल्ली विंड इन विंटर कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट।
विंटर सीजन में दिल्ली के अंदर जो विंड्स आती हैं 72% विंड्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ से मूव करती है। नंबर 3, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर इमिशन। दिल्ली हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। दिल्ली के अंदर लार्ज पॉपुलेशन है और यही वजह है कि लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स भी हैं विच एमिट हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस। ये व्हीकल्स एटमॉस्फेयर में हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस रिलीज करते हैं। The industries in and around Delhi contribute to the pollution by burning fossil fuels and releasing chemicals into air. दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंदर फॉजिल फ्यूल का बर्निंग किया जाता है। इट मीन्स पेट्रोल, डीजल, कोल के थ्रू ये एनर्जी इनको रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स रिलेटेड पॉल्यूटेंट एयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय IIT दिल्ली, व्हीकुलर एमिशंस कंट्रीब्यूट अराउंड 25% टू दिल्लीज PM 2.5 लेवल। दिल्ली के अंदर जो PM 2.5 लेवल रिलीज होता है, उसके लिए 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर एमिशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर्स एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग। दिस इंक्रीज पोल्यूशन इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर। डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर्स एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग ये पॉल्यूटेंट हैं जो दिल्ली के अंदर विंटर में पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। ड्यू डस्ट स्टॉर्म ब्रिंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एरिड रीजन। एरिड रीजन से डस्ट स्टॉर्म जो आती है वो डस्ट पार्टिकल ब्रिंग करते हैं। फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस स्मोक एंड मेटल्स ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग फॉर हीटिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर। डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर एयर में इंक्रीज होता है। A 2015 study conducted by IIT Kanpur stated that 17 to 26% of all particulate matter in Delhi in winter is because of biomass burning. बायोमास बर्निंग की वजह से दिल्ली के अंदर PM इट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर 17 to 26% तक इंक्रीज हो जाता है। 2015 में IIT कानपुर के द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई थी। नंबर 5, ड्राई एंड स्टिल एयर। इन विंटर्स देयर इज लेस रेनफॉल एंड विंड स्पीड व्हिच मीन्स दैट द पॉल्यूटेंट डू नॉट गेट वॉश्ड अवे और डाइल्यूटेड बाय फ्रेश एयर। विंटर सीजन में दिल्ली के अंदर रेनफॉल और विंड स्पीड बहुत लेज हो जाती है और विंड स्पीड और रेनफॉल लेज होने की वजह से दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो वॉश अवे नहीं हो पाते हैं और डाइल्यूटेड नहीं हो पाते हैं फ्रेश एयर के थ्रू। द पॉल्यूटेंट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेज रेनफॉल की वजह से और विंड स्पीड स्लो होने की वजह से विंटर सीजन में दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं। वेरियस एयर पॉल्यूशन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। इट कम्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फॉसिल फ्यूल का जितना ज़्यादा कंजप्शन किया जाता है, फॉसिल फ्यूल मीन्स ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस का जितना ज़्यादा कंजप्शन किया जाएगा उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड रेन को प्रोमोट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एमिशंस फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन एंड PM फॉर्मेशन। इट कॉजेज क्रोनिक लंग डिसीज। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर के थ्रू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन एंड PM फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, इसकी वजह से क्रोनिक लंग डिसीज हो सकता है। नंबर 3, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड एंड अदर कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड और एमिनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म किया जाता है तो उसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इट कॉजेज इमीडिएट बर्निंग ऑफ आइज, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, लंग्स डैमेज। अमोनिया के स्पीड होने की वजह से आइज, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बर्निंग कॉज हो सकता है और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फाउंड फ्रॉम अदर पॉल्यूटेंट ड्यू टू एक्शन ऑफ सन। सन के एक्शन की वजह से अदर पॉल्यूटेंट
पर अदर पॉल्यूटेंट पर जब उनका एक्शन होता है तो कुछ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ओजोन फॉर्म होती है। ओजोन फॉर्म होने की वजह से आइज एंड रेस्पिरेटरी मस्कस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो सकता है, अस्थमा अटैक हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर जब इनकम्प्लीट इनकम्बशन होता है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। इसकी वजह से फैटिग, कन्फ्यूजन एंड डिजीनेज हो सकता है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी इनएडिक्वेट हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 6, लेड रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव ओर्स। ओर्स के अंदर से जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, स्पेशली सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन ओर्स के अंदर से जब इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस प्रोसेस में लेड रिलीज होता है। इम्पैक्ट्स आर एनीमी हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, किडनी एंड ब्रेन डैमेज हो सकता है इसकी वजह से। कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। इंडिया में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं? नंबर 1, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। नंबर 2, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR पोर्टल लॉन्च किया गया है। न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए न्यू कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन BS6 व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया गया है। इसके अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है सो दैट इसकी वजह से पोल्यूशन को कम किया जा सके। दिस इशू इज रिलेटेड विद ब्रिक्स। What is BRICS? BRICS is a grouping of world's leading emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, सच एज ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इन सभी कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है। ब्रिक्स लीडर समिट इज कन्वेंड एनुअली। द 15th ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका इन 2023 एंड रसिया विल होस्ट द 16th ब्रिक्स समिट इन अक्टूबर 2024। ब्रिक्स का जो समिट होता है वो एनुअली होता है। 15th ब्रिक्स समिट 2023 लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका के अंदर होस्ट किया गया था। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2024 यानी इस ईयर का जो समिट होगा अक्टूबर मंथ में, नेक्स्ट मंथ, ये चाइना के अंदर, रसिया के अंदर होस्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन Fortaleza 2014, the leaders signed the agreement establishing the New Development Bank (NDB). न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो ब्रिक्स के द्वारा ही किया गया था। ब्रिक्स का 2014 में जिस टाइम पर 6th समिट फोर्टलेजा के अंदर हो रहा था उस टाइम पर न्यू डेवलपमेंट बैंक इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? दिस ग्रुपिंग वाज फर्स्ट informally formed during a meeting of the leaders of Brazil, Russia, India and China on the sidelines of the G8, now G7 summit in St. Petersburg, Russia in 2006। 2006 में रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जिस टाइम पर G8, जिसको आज G7 के नाम से जाना जाता है, उसका एक फॉर्मल मीटिंग हो रहा था। उसके साइडलाइन 4 कंट्रीज स्पेशली ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ब्रिक नेशंस ने एक इनफॉर्मली यहाँ पर एक मीटिंग की और इस मीटिंग के अंदर ब्रिक्स को इस्टेब्लिश करने का प्लानिंग किया गया। लेटर दिस वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यूयॉर्क इन 2006 यानी सेम ईयर न्यूयॉर्क के अंदर ब्रिक नेशंस का फॉरेन मिनिस्टर्स का यहाँ पर एक फॉर्मल मीटिंग होता है और इसको फर्स्ट मीटिंग के नाम से इसका जाना जाता है। 2006 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था। इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंड टू फॉर्म द ग्रुप नोन एज ब्रिक्स। 2010 में इसने साउथ अफ्रीका को अपने साथ ज्वाइन कर लिया और उसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। इट मीन्स 2006 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स? पूरे वर्ल्ड के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रिक्स ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन पीपल। लगभग 350 करोड़ लोगों को ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है।
रिप्रेजेंटिंग 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स नेशंस के अंदर है। कलेक्टिवली द इकोनॉमीज ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सीड $28.5 ट्रिलियन, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ब्रिक्स नेशंस के अंडर 28% ग्लोबल इकोनॉमी का आता है। और ब्रिक्स नेशंस का अगर ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो $28.5 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीज रखते हैं। कंट्रीज लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एज पार्ट ऑफ द ग्रुप कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ग्लोबल जितना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 44% प्रोडक्शन ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई करते हैं। और इन कंट्रीज ने अब ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? सम ऑफ द की रीजंस व्हाई ब्रिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। और इंडिया के लिए ब्रिक्स ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, नंबर 2 इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंडिया, नंबर 3 रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 4 प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन, नंबर 5 पिलर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नंबर 6 इंडिया डिलेमा। Strategic cooperation. BRICS offer India a key platform to global engagement on terrorism, security, climate and trade. इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। इसकी वजह से इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड ग्लोबल एंगेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नंबर 2 इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंडिया। इंडिया एज अ ब्रिक्स मेंबर्स गेन एक्सेस टू लार्ज मार्केट ऑफ 3+ बिलियन पीपल ऑफरिंग वास्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है और इसकी वजह से इंडिया 3+ बिलियन पीपल तक मार्केट एक्सेस रखता है। बिकॉज ब्रिक्स नेशंस पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 350 करोड़ पीपल को कंप्राइज करता है और इंडिया इसका मेंबर है। तो इतने लोगों तक इंडिया का मार्केट एक्सेस ऑटोमेटिकली बन जाता है और इंडिया को कहीं ना कहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देता है। NDB फंडिंग सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर रनिंग है जिनके लिए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक फंडिंग कर रहा है। Reform of multilateral institutions. Due to India's membership of BRICS, India has been able to work with other member countries to promote a more equitable and inclusive global order by promoting multilateral reforms. Because India चाहता है कि ग्लोबल लेवल पर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए। इसके लिए इंडिया अदर मेंबर कंट्रीज के अंदर मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है। और ब्रिक्स मेंबरशिप होने की वजह से इंडिया के लिए ईजी हो जाता है कि इंडिया अपना जो स्टैंड है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर को लेकर वो एक उसके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म इसको मिल जाता है। promote south south cooperation. As a leading member of BRICS, India has been able to use the platform to promote south south cooperation in areas such as investment, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडिया चाहता है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड साउथ साउथ कॉपरेशन होना चाहिए और इसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का यूज बेटर तरीके से कर पाता है। पिलर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इन द 15th ब्रिक्स समिट जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था लास्ट ईयर, आफ्टर एक्सपेंशन द लीडर्स कॉल्ड ब्रिक्स द पिलर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 15th ब्रिक्स समिट जो कि अफ्रीका के अंदर हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, इसके अंदर कुछ न्यू कंट्रीज ने इसको एक्सपेंड किया था, ज्वाइन किया था। इसके बाद ब्रिक्स नेशंस के जो लीडर्स हैं इन्होंने कहा था कि ब्रिक्स अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पिलर का काम कर रहा है। इंडिया डायलेमा। नाउ द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू चूज बिटवीन अ चाइना सेंट्रिक और अ वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और बैलेंस। इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया को चाइना सेंट्रिक होना चाहिए या वेस्ट सेंट्रिक होना चाहिए या दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। इंडिया को दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, फ्यूचरिस्टिक अम्यूनिशन ऑन आर्मी विश लिस्ट। व्हाट इज इशू? Taking lessons from the Ukraine war and the offensive in Gaza by Israel, Indian army is going for extending long-range rockets because 2022 से यूक्रेन और रसिया का वॉर कंटिन्यू ऑनगोइंग है और
इसराइल के द्वारा गाजा के अंदर भी ऑफेंसिव अटैक किए जा रहे हैं। इन सभी से इंडिया कुछ लेसन्स टेकिंग करते हुए इंडियन आर्मी ने अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लॉन्ग रेंज रॉकेट्स एंड मिसाइल को ऐड करने की कोशिश की है। सब न्यू लॉन्ग रेंज रॉकेट एंड मिसाइल। करंट में कौन कौन से लॉन्ग रेंज रॉकेट एंड मिसाइल को इंडियन आर्मी ने ज्वाइन किया है? द इंडिजिनस पिनाका मुक्ति बैरल रॉकेट लॉन्च MRL system is being widely exploited। करंट में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च इंडियन आर्मी ने एक्सप्लोइटेड किए हैं। पिनाका कैन फायर वैरायटी ऑफ एम्यूनेशन एंड दैट इज वेयर इट्स एफिशिएंसी इन बैटलफील्ड कम इन। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च के थ्रू वैरायटी ऑफ एम्यूनेशन को फायर किया जा सकता है। बैटलफील्ड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। Last year, the Defense Acquisition Council (DAC) approved procurement of the Perle tactical ballistic missile। लास्ट ईयर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पेरले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को के प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया और साथ में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को यहाँ पर अप्रूव किया है। पेरले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज होता है वो अबाउट 400 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो रेंज होता है वो 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। बोथ ऑफ विच विल गिव अ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन फॉर द इंडियन मिलिट्री। पहला टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये दो ऐसी मिसाइल हैं जो इंडियन मिलिट्री के लिए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।